दोस्तों 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन पकड़ती है। दरअसल वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने घर कटनी जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते से ही अर्चना गायब हो जाती है, अपने घर पहुंच नहीं पाती है। अब जो उसके परिजन होते हैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस की टीम छानबीन में लग जाती है। इस तरह से दिन गुजरते ही जा रहे थे, लेकिन अर्चना तिवारी का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही 12 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस को नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना मिल जाती है। पुलिस वहां से उसे बरामद करके थाने लाती है। थाने लाने के बाद जब अर्चना अपनी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अर्चना की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती है। दोस्तों आइए जानते हैं अर्चना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी की उम्र महज 28 साल की होती है। अर्चना इंदौर में सतकाल गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वकालत और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अब इसी बीच साल 2025 जनवरी के महीने में वो अपने घर कटनी से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है ट्रेन पकड़कर। लेकिन बीच सफर में अर्चना की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है सारांश सुजालपुर का रहने वाला होता है और वो इंदौर में रहकर ही ड्रोन कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसी मैटर को लेकर सारांश अर्चना से बातचीत करने लगता है। पहले तो बातचीत करने के दौरान सारांश को पता चलता है कि अर्चना एक वकील है। अब उन दोनों की अच्छी खासी जम जाती है। धीरे धीरे सारांश उससे बात करता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। उस दौरान जो अर्चना होती है उसे कुछ राय मशवरा देती है। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत सफर के दौरान ही बढ़ने लगती है और कुछ घंटों के बातचीत के दौरान ही उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उसी सफर के दौरान वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं। उसके बाद दोनों इंदौर पहुंच जाते हैं। इंदौर पहुंचने के बाद दोनों अपने अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान दोनों की अक्सर बातचीत होती रहती थी। अब वहीं से उन दोनों के बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। अब इसी बीच एक दिन सारांश अर्चना को अपने एक दोस्त का नंबर देता है जिसका नाम होता है तेजेंद्र इटारसी का रहने वाला होता है और इंदौर में रहकर वो गाड़ी चलाया करता था। सारांश अर्चना से कहता है कि कभी भी तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, घर जाने के लिए, तुम्हें स्टेशन तक जाने के लिए भी अगर गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो तुम तेजेंद्र को ही कॉल कर लेना, वो तुम्हें वहां तक छोड़ दिया करेगा। या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम तेजेंद्र को ही बुला लेना। अर्चना उसका शुक्रिया अदा करती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। अर्चना अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगाती है और अच्छे से वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही वकालत भी कर रही होती है। अब इसी बीच अर्चना के घर से अर्चना के लिए 4-5 रिश्ते भी आते हैं। अर्चना के परिजन उससे फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, लेकिन अर्चना साफ इनकार कर देती है। अर्चना का कहना था कि उसे पढ़ाई के लिए वक्त दिया जाए। वो आगे चलकर कुछ बनना चाहती है। सिविल जज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके लिए उसको वक्त चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई अचानक से बन नहीं जाता है, पढ़ाई करना है। इसी बात को अपने परिवार वालों से कहती है कि मुझे आगे कुछ करना है, पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब इस बात को उसके घर वाले टाल देते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ महीने पहले की बात है। अर्चना की माँ अर्चना को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है और वो रिश्ता होता है किसी पटवारी का। अर्चना जब इतना सुनती है तो अपनी माँ से कहती है कि देखिए माँ, आपको पता है ना कि मैं भी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, अभी मेरा शादी करने का ज़रा भी मन नहीं है। अब जो उसकी माँ होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जब इस बार रक्षाबंधन में आओगी तो हम सब तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। अब इस बात पर अर्चना भड़क जाती है और अपने परिवार वालों से फ़ोन पर ही झगड़ा कर लेती है। अब उसके बाद अर्चना गुस्से में अपने
दोस्त सारंश से बात करती है और सारी कहानी बताती है। कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके बाद अर्चना अपने दोस्त सारंश के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बनाने लगती है। अब इसी बीच उसको राखी के त्योहार के लिए अपने घर जाना था। उसके लिए वो 7 अगस्त का टिकट भी निकाल लेती है, लेकिन 7 अगस्त से पहले 6 तारीख को ही वो अपने दोस्त सारंश और वही ड्राइवर जिसका नाम होता है तेजेंद्र, उससे वो एक होटल में मिलती है। होटल में मिलकर सभी वहाँ पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान अर्चना कहती है कि मैं कहीं भागने का प्लान बना रही हूँ। अब उसी पर सारंश कहता है कि इस तरह से भागोगी क्यों, अगर भागोगी तो तुम्हारे घर वालों का भी नाम इससे बदनाम होगा। ऐसा करो कि तुम अपने आप को गायब ही कर लो। अब इस तरह से तीनों मिलकर वहाँ पर प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत जो अर्चना होती है वो कहती है कि ऐसे केस में अपने आप को गायब कर लो, क्योंकि आजकल जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज है, कहीं पर भी अगर मेरा फुटेज दिख गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अब उस पर जो तेजेंद्र होता है वो कहता है कि मैं इस पर मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इटारसी का रहने वाला हूँ और वहाँ के बारे में मुझे अच्छे से पता है। पूरी प्लानिंग हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर अर्चना गई तो कहाँ गई। अब तीनों मिलकर अच्छे से प्लानिंग बना लेते हैं। प्लानिंग के तहत अब 7 अगस्त को अर्चना एक झोला लेती है और अपना एक बैग लेती है। उसमें कुछ राखी होते हैं और कुछ उसका सामान होता है, कपड़े वगैरह। वो लेकर वो निकल जाती है वहाँ से। जब वो हॉस्टल से निकलती है तो सीसीटीवी में सब दिख रहा होता है। उसके बाद वो इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन प्लानिंग बनाने से पहले ही, जब अर्चना प्लानिंग बना चुकी होती है, उससे पहले ही अर्चना अपने दोस्त सारंश से अपने फ़ोन से बातचीत करना बहुत कम कर देती है। वो ज़्यादातर व्हाट्सएप कॉल ही किया करती थी और व्हाट्सएप पर ही वो ज़्यादा चैट किया करती थी। अब प्लानिंग के मुताबिक अर्चना इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और जैसे ही ट्रेन आती है वो अपने बॉगी में बैठ जाती है। जिस ट्रेन में अर्चना बैठती है वो ट्रेन होता है नर्मदा एक्सप्रेस। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच सीट नंबर 3 पर जाकर वो बैठ जाती है। बैठने के बाद वो पहले अपने घर वालों को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पहले तो ट्रेन का नाम बताती है, उसका जो बॉगी होता है, जो सीट नंबर होता है, वो सब बता देती है। उसके बाद कुछ देर वो अपनी माँ से बात करती है और फ़ोन रख देती है। अब उसका सफ़र इसी तरह से धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन उस ट्रेन में अर्चना अकेले ही सफ़र नहीं कर रही होती है। उस ट्रेन में सारांश का दोस्त तेजेंद्र भी होता है और तेजेंद्र को सारांश 3 जोड़ी कपड़े दिया होता है अर्चना के। अब जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है और जैसे ही इटारसी ट्रेन पहुंचती है, तेजेंद्र अर्चना को पहले ही कपड़े दे देता है। उस कपड़े में से अर्चना चेंज कर लेती है। अर्चना के पास जो बैग होता है, जो सामान होते हैं, सब अपने सीट पर ही वो छोड़ देता है और इटारसी रेलवे स्टेशन पर अर्चना उतर जाती है। वहां से उतरने के बाद वो चली जाती है बाहर। सारांश पहले से ही एक गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद अर्चना सारांश के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। लेकिन इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतरने से पहले ही अर्चना अपना मोबाइल और घड़ी तेजेंद्र को दे देती है और कहती है कि नर्मदा नदी पर बना जो ब्रिज है वहीं पर फेंक देना, ताकि लोग देखें तो लगे कि अर्चना यहीं पर गिरी होगी और उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गई होगी या फिर किसी ने किडनैप कर लिया होगा। बस यही सोचकर वो देती है और ऐसा ही कहती है। इटारसी में उतरने के बाद अर्चना सारांश के साथ गाड़ी में बैठती है और वहां से वो दोनों बुरहानपुर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब अगले दिन सुबह करीब 6 बजे के करीब कटनी में ट्रेन रुकती है तो अर्चना के परिजन कटनी में आए हुए थे अर्चना को रिसीव करने के लिए। ट्रेन वहां पर रुकती है, बहुत सारे पैसेंजर उतरते हैं और चढ़ते भी हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आगे की ओर चल पड़ती है, लेकिन अर्चना वहां पर नहीं उतरती है। अब जो उसके परिजन होते हैं परेशान हो जाते हैं, अर्चना को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन अर्चना का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब उससे आगे वाला जो स्टेशन होता है उस जिले में अर्चना के मामा रहते थे। अब जो अर्चना के परिजन होते हैं उसके मामा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सामने स्टेशन में जब ट्रेन रुकेगी तो आप अर्चना को देखिएगा, शायद हो सकता है कि अर्चना गहरी नींद में होगी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब जब इतना अर्चना के मामा सुनते हैं वो लोग जल्दी से नज़दीकी स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वहां पर ट्रेन रुकती है उसी बोगी में चढ़ते हैं, सीट नंबर 3 पर जाकर देखते हैं तो सिर्फ अर्चना का
बैग होता है, उसका सामान होता है, अर्चना नहीं होती है। अब वो लोग वहाँ पर बहुत ढूंढते भी है लेकिन अर्चना कहीं नहीं दिखती है। अर्चना का जो बैग होता है वो लेकर उसके परिजन उतर जाते हैं। उसके बाद अर्चना के घर वालों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उस बोगी में तो सिर्फ अर्चना का सामान मिला है, जो अर्चना का बैग था वही मिला है। उस बैग में कुछ राखी है, रुमाल है और कुछ कपड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला और ना ही अर्चना है वहाँ पर। अब इतना सुनने के बाद उसके पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब कटनी में ही रेलवे स्टेशन में जो जीआरपी होते हैं उनको सूचना देते हैं और अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब जो इधर कटनी रेलवे स्टेशन के जीआरपी होते हैं वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब अर्चना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकाला जाता है तो उसका लास्ट लोकेशन भोपाल के नर्मदा नदी का ही दिखा रहा होता है। अब जो कटनी के जीआरपी होते हैं इस मामले को भोपाल जीआरपी को दे देते हैं। अब जैसे ही यह मामला भोपाल जीआरपी तक पहुंचता है वो लोग इस मामले में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पुलिस की जितनी भी टीम होती है नर्मदा नदी के पास जाती है, वहां पर सर्च किया जाता है अर्चना को ढूंढने के लिए। बहुत सारे छानबीन की जाती है, नदी में कई लोगों को उतारा भी जाता है, कई सारे फोर्स, लेकिन अर्चना का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। जंगल में छानबीन की जाती है। अर्चना जिस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जहां से वकालत कर रही थी, वहां पर भी जाकर छानबीन किया जाता है, लेकिन कहीं से अर्चना का कोई अता पता नहीं चल पाता है। अब बड़े बड़े न्यूज चैनल पर अर्चना की खबर चलने लगती है कि एक चलती ट्रेन से एक लड़की कैसे गायब हो सकती है। जब यह खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोग अपने अपनी राय देने लगते हैं, तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि चलती ट्रेन से गिर गई होगी, या तो नदी में गिरी या फिर बाहर ही गिरी होगी। अगर बाहर गिरी होगी तो जंगली जानवर उसे खा गए होंगे या फिर कहीं ले गए होंगे। कुछ लोगों का कहना था कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया होगा, किडनैप करके कहीं ले गए होंगे। या फिर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कोई प्रेम प्रसंग होगा, किसी के साथ प्रेम करती होगी और इसी लड़के के साथ भाग गई होगी। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन उधर जो जीआरपी की टीम थी वो अपना काम कर रही थी। अर्चना को ढूंढने के लिए वो लोग पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उधर जो अर्चना थी बुरहानपुर में ही 2 दिन तक रुकती है, लेकिन जब वो देखती है कि यह न्यूज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, धीरे धीरे वाइब बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद अर्चना को ऐसा लगता है कि बुरहानपुर में रुकना उसके लिए सही नहीं होगा। अब उसी वक्त वो अपने प्रेमी सारांश के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में कुछ दिन रुकते हैं, वहाँ से वो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जोधपुर चले जाते हैं और फिर वहाँ से नेपाल के काठमांडू पहुँच जाते हैं। और सारांश भी अर्चना के गायब होने से पहले अपना फ़ोन अपने पिता को दे देता है और अपने पिता का फ़ोन वो खुद ले लेता है, उसमें एक नया सिम लगा लेता है ताकि उसकी कॉल डिटेल या लोकेशन से पुलिस उसकी तक ना पहुंच पाए। वो दोनों बड़े ही प्लानिंग के साथ यह खेल खेलते हैं और इतने दिनों से पुलिस को गुमराह कर रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस ने अर्चना और सारांश की कड़ियाँ जोड़ी तो उसमें उसके दोस्त तेजेंद्र का भी नाम आ गया। लेकिन जब पुलिस ने तेजेंद्र के बारे में पता किया तो पता चला कि दिल्ली पुलिस उसको किसी चोरी के मामले में गिरफ्तार करके ले गई है और उसी दिन उसे गिरफ्तार किया गया जिस दिन अर्चना ट्रेन से गायब हुई। अब जो पुलिस की टीम होती है दिल्ली पहुंचती है, जेल में जाकर तेजेंद्र से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो तेजेंद्र होता है सारी कहानी खोल कर रख देता है। अब उसके पूछताछ के बाद ही जो पुलिस की टीम होती है आगे के काम करने के लिए रेडी हो रही होती है। लेकिन इसी बीच जो अर्चना होती है अपने परिवार वालों को फ़ोन कर देती है, क्योंकि जो अर्चना थी वो डर चुकी थी। मामला एकदम नेशनल न्यूज बन गया था। इसी वजह से अर्चना अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है, उसकी माँ से बातचीत होती है। उस दौरान अर्चना अपनी माँ को कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ सुरक्षित हूँ, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। इतना अर्चना अपनी माँ से बात करती है और फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद जो अर्चना के परिजन होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं और जिस नंबर से अर्चना फ़ोन की थी वो नंबर भी दे देते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम अर्चना के मोबाइल नंबर का लोकेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि अर्चना नेपाल बॉर्डर के पास है। अब जो पुलिस की टीम होती है अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर पहुंचने के
बाद वहां से अर्चना को हिरासत में लेती है और साथ ही साथ जो सारंश होता है उसको भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को जब थाने लाकर पूछताछ की जाती है तब जाकर अर्चना अपनी सारी कहानी बताती है और कहती है कि मेरे घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, जज बनना चाहती थी। मेरे घर वाले जब ज़बरदस्ती करने लगे तब जाकर मैंने अपने आप को ही गायब करने का इस तरह का प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों इस खबर में एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अर्चना तिवारी थी वो सोनम रघुवंशी से 10 कदम आगे निकली। सोनम रघुवंशी ने अपने घर वालों के दबाव में आकर राजा से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अर्चना ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी नहीं की। अगर अर्चना शादी कर लेती तो हो सकता था कि जिस तरह से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, उस तरह से अर्चना भी अपने पति को मौत के घाट उतार सकती थी। दोस्तों जब पुलिस अर्चना की पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई लड़की शादी से बचने के लिए इस तरह का भी कदम उठा सकती है। दोस्तों अर्चना ने जो कुछ भी किया शादी से बचने के लिए किया। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अर्चना ने सही किया या गलत किया? दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।